नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी सुरेश जी और कर्म के चक्र पर आधारित है। आइए सुनिए मेरी ज़बानी। सुरेश जी एक सरकारी अधिकारी थे। वे दिल्ली के एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुरेश जी की पत्नी का निधन हो चुका है। सुरेश जी बहुत ही इज्जतदार आदमी हैं और हर कोई उनका सम्मान करता है। अब रिटायर हो गए हैं, उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिल जाती है और अपने बेटे और बहू के साथ वह रहते हैं। पापा, इस महीने के पेंशन के पैसे अभी तक आपने नहीं निकाले क्या? आज 10 तारीख आ गई है, जबकि पेंशन के पैसे तो लगभग 7 या 8 तारीख तक आ ही जाते हैं। तो इस बार आप पैसे निकाल कर हमें देना नहीं चाहते हैं क्या, या पैसे निकाल कर अपने पास ही रख लिए हैं? गुस्से में तमतमाई सुरेश की बहू गहना यह बात बोली। तभी अपने ऑफिस जाने के लिए चाय नाश्ता करके तैयार होकर सुरेश जी का बेटा अजय बाहर निकलते हुए बोला, पापा, मुझे कार को सर्विसिंग कराने के लिए देना था और मेरी पेमेंट अभी तक आई नहीं है। क्या आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल लिए या निकालने वाले हैं? अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे तो थोड़े पैसे दे दीजिए ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे ऑफिस की तरफ से सभी लोग एक फैमिली टूर पर जाने वाले हैं, तो हम लोग भी चलेंगे। सुरेश बाबू को लगा अजय उन्हें भी अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा होगा। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी पेंशन के पैसे नहीं निकाले। तुम कहते हो तो ठीक है, तुम मुझे बैंक लेकर चलो, मैं पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूँगा। तुम गाड़ी सर्विसिंग में दे देना और मैं ऑटो से घर आ जाऊँगा। तभी गहना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मिश्री को घोलते हुए बोली, अरे नहीं बाबूजी, आप ऑटो से क्यों आएंगे? मैं स्कूटी लेकर चलती हूँ ना, मैं आपको स्कूटी पर बिठाकर घर वापस ले आऊँगी। सभी को गहना के विचार बहुत ही अच्छे लगे। सुरेश जी ने भी हाँ में हाँ कह दिया, तो वे तीनों चले गए बैंक से पैसे निकलवाने। सुरेश बाबू ने जैसे ही पैसे निकाले, अजय ने उन रुपयों को अपने बैग में रखा और सीधा निकल गया अपने ऑफिस जाने के लिए। और उधर गहना ने सुरेश जी से कहा, मेरी एक सहेली का फ़ोन आया था बाबूजी, उसके पति की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे अभी के अभी वहाँ जाने के लिए निकलना होगा। सुरेश बाबू हाँ या ना कुछ कह ही नहीं पाए। उनका जवाब बिना सुने ही बहू गहना ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने ससुर के सामने से फुर्र से निकल गई। सुरेश बाबू बहू और बेटे को जाते हुए देखते ही रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों की इस करतूत के लिए वे गुस्सा करें या अफसोस। दोनों को अपने पिता के पैसे चाहिए थे, तो बेटा सम्मान के साथ अपनी कार में बैठकर लाया था, लेकिन पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही उनके तेवर ही बदल गए। पैसे उनके हाथ लगते ही उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि उनके पास घर जाने के लिए ऑटो का भाड़ा है भी या नहीं। उनकी पत्नी सविता जी जिंदा थी। तब मजाल थी कि दोनों बेटे बहू ऊंची आवाज़ में भी बात कर लेते थे। अपने मन की तो करना बहुत दूर की बात है, क्योंकि बाहर के सारे काम सुरेश जी संभाल लिया करते थे और घर के सारे काम सविता जी कर लिया करती थी। इसलिए बहू सविता कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि गहना बहू को मालूम था अगर सविता जी से पंगा लिया तो घर के सारे काम या तो उसे करने पड़ेंगे या फिर उसी काम को करने के लिए नौकरानी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे पैसे देने होंगे। इसलिए वह सविता जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सविता जी की तबीयत खराब होने लगी, तो बहू बेटा भी सविता जी के साथ सीधा मुंह से बात नहीं किया करती थी। सुरेश जी के पेंशन के पैसे आते रहते थे, इसलिए उन्होंने सविता जी का इलाज भी करवाया, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2 साल तक इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया और वे एक दिन काल के गाल में समा गई। अब सविता जी के बिना सुरेश जी तो अकेले हो गए थे
औरत तो रो रो कर अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन विडंबना यही थी कि मर्द होने के नाते रो भी नहीं पा रहे थे वे। इसलिए उनके मन में जो भी तकलीफ होती घुट घुट कर रह जाती, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे वे, क्योंकि उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था। सुरेश जी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और पहले उनके दादा और पिताजी कथा पुराण किया करते थे। सुरेश जी को सरकारी नौकरी मिल जाने के कारण उनकी दिशा अलग हो गई, लेकिन अब अपने अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र सहारा धार्मिक किताबें पढ़ना ही था। उनके दादा और पिताजी उनके ज़माने के बहुत ही इज्जत वाले इंसान थे, लेकिन सुरेश जी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए गांव को छोड़कर शहर में आकर बस गए। जब तक सविता जी थी तब तक उनके घर में सारे रीति रिवाजों का पालन किया गया, लेकिन सविता जी की मृत्यु के बाद तो जैसे आज़ादी सी हो गई थी। बेटा भी अब अपनी मनमानी करने लगा था। अब कभी कभी बेटा बहू घर पे तो नॉनवेज नहीं बनाते थे, लेकिन बाहर से मंगवाकर घर में खाया करते थे, घर में ही पार्टी करते, जो सुरेश बाबू के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे, उन्होंने कभी कभी एतराज़ जताया ही नहीं, लेकिन दोनों बेटे बहू उन्हें पुराने ख्यालात के कहकर डांट फटकार कर चुप करा देते थे। बेटे बहू नॉनवेज खाते, उस दिन सुरेश जी घर में पानी तक नहीं पीते थे। अब उनका मन घर गृहस्थी और बेटे बहू सभी से उठ चुका था, इसलिए उन्होंने धार्मिक किताबों को अपने जीवन जीने का एकमात्र सहारा मानकर उन्हीं में खोए रहते थे। बहू ने भी उन्हें कबाड़ की वस्तु की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। अपने पिता की याद तब आती जब उनके पेंशन के पैसे निकलवाने होते तो बड़े मान मनोहर के साथ बैंक लेकर जाते और घर वापसी लाते, लेकिन अब उन्हें ऑर्डर देते कि पापा आज पेंशन के पैसे नहीं निकलवाए क्या, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइएगा। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस बुढ़े के पास बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना उनका अकाउंट अजय ने सुरेश जी से यह कहा, पापा अब आप बूढ़े हो चले हैं, आप बैंक जाकर कहाँ धक्का मुक्की खाते रहेंगे, इसलिए ऐसा कीजिए, इस पेपर पर साइन कर दीजिए, फिर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ही आपके पैसे निकाल कर ले आया करूँगा। सुरेश जी अपने बेटे और बहू की चाल को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब सांसारिक मोहमाया से वृत्ति सी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उस पेपर पर भी साइन कर दिया। अब तो अजय के दोनों हाथों में लड्डू थे, उसे अपने पिता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। सुरेश जी का पूरा पेंशन अजय के हाथों में आने लगा था, तो गहना ने अजय के कान भरने भी शुरू कर दिए। उसने उससे कहा, आप बाबूजी को बहला फुसलाकर गांव की ज़मीन और घर को भी बेचकर सारे रुपए अपने कब्जे में ले लो, ताकि हमें बाद में कोई झंझट ही ना रहे। अजय को गहना की बातें भी सही लगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुरेश जी ने बोला, हाँ बेटा कहो ना, क्या कहना चाहते हो। पापा यह मैं कह रहा था, हम सब तो सब अब शहर में रहते हैं और गांव में अब कोई रहता ही नहीं, इसलिए ना ही घर की देखभाल हो पाती है और ना ही ज़मीन की। अगर हम कई कई दिनों तक गांव नहीं गए तो कहीं गांव के लोग हमारे खेतों में अपना नाम तो नहीं कर लेंगे, कहीं वे लोग कब्ज़ा ना कर ले, हमारे घर की देखभाल के लिए हमारे घर में रहे वे लोग भी हमारे घर पर कब्ज़ा ना कर ले। बाबूजी आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है, आपकी तबीयत भी कभी नर्म तो कभी गर्म चलती रहती है, इसलिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ वहाँ की सारी ज़मीन जायदाद और घर को बेचकर यहीं शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसे किराए पर दे देंगे, ताकि हर महीने हमें किराए के पैसे पेंशन के रूप में मिलते रहे, जिन पैसों से आप अपने लिए दवाई गोली और इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पेंशन के पैसे तो घर खर्च में ही चले जाते हैं। सुरेश जी बोले, बेटे मेरे जीते जी मैं अपने पुश्तैनी संपत्ति को नहीं बेचूंगा, मेरे मरने के बाद भले ही तुम बेचो या तुम्हें जैसा लगे वैसा कर लेना,
लेकिन मैं अभी नहीं बेच पाऊंगा। अपने पिता की बातें सुनकर अजय तो वहाँ से चला गया, लेकिन गहना के खुराफाती दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि बाबूजी से वह ज़मीन कैसे ली जाए। उसने तिकड़म लगाना शुरू कर दिया। वह रोज़ रोज़ सुरेश के लिए समय पर चाय, नाश्ता, खाना और दवाई सभी चीज़ों की सारी व्यवस्था करने लगी। लेकिन जब जब उन्हें खिलाती, बस उनके पास अपना दुखड़ा रोती और कहती, देखिए ना बाबूजी, आजकल शहर में रहना खाना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो पानी को भी खरीद कर पीना पड़ता है, और वहाँ गांव में हमारी कितनी बड़ी ज़मीन है, कितना बड़ा घर है, लेकिन बेकार ही दूसरे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आपके बाद हमें वहाँ कोई पहचानेगा भी या नहीं। फिर हमें तो वहाँ का कुछ भी नहीं मिल पाएगा। लोग तो उसमें अपना कब्ज़ा जमा कर ही बैठ जाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना बाबूजी, आपके पास इतना कुछ रहने के बाद भी आपका बेटा कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। सुरेश जी रोज़ रोज़ बातें सुनकर परेशान हो गए थे। पता नहीं कल क्या हो। समय रहते गांव की सारी संपत्ति बेटे के नाम पे कर देता हूँ। आज नहीं तो कल उसी को तो जानी है ये सारी संपत्ति। सुरेश जी ने आखिरकार एक दिन अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर कर दी। अब गहना और अजय बहुत ही खुश हो गए थे। गहना ने 2-4 दिनों तक सुरेश जी को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। सुरेश जी को बात बात पर टोक देती थी। सुरेश जी ने एक दिन पानी मांगा तो उसने उससे कह दिया, बाबूजी घर में मेरे और भी बहुत काम होते हैं, आप जाकर पानी पी लीजिए। अब सुरेश जी ने पानी लेकर पी लिया तो कहने लगी, बाबूजी गिलास साफ भी कर दीजिए। ऐसे ही एक दिन सुरेश जी बाथरूम से नहाकर आए तो डोरमैट पे उन्होंने अपने पैर पोंछे और काम वाली मोना को पोछा लगाया। करीब 1 घंटा हो चुका था, फिर भी गहना बोली, बाबूजी मोना ने अभी अभी पोछा लगाया है और आपने सारा फर्श गंदा कर दिया। नौकरी तो सरकारी करते थे, लेकिन दिमाग गांव वाला ही रह गया है शायद आपका। हाँ, रहेगा भी क्यों नहीं। गांव में गोबर मिट्टी के अलावा आप लोग और जानते भी क्या थे जो इतने साफ सुथरे फर्श को साफ रखेंगे। सुरेश जी ने मन में सोचा, मोना को पोछा लगाए 1 घंटा हो चुका है, मेरे पैर भी निशान नहीं छोड़ रहे हैं, फिर यह कैसे गंदा हो गया। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब बारी आई खाना खाने की तो गहना बोली, बाबूजी गांव वाले घर में डाइनिंग टेबल था जो रोज़ रोज़ डाइनिंग टेबल पर बैठकर आप खाना खाते हो। गांव में तो शायद ढंग की चटाई भी नसीब नहीं हुई होगी ना। और शौक तो ऐसे पाल रखे हैं आपने, इतनी महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की हर एक काम के लिए टोकर देती थी। सुरेश जी समझ रहे थे कि अब उनके हाथ में सारा धन दौलत नहीं रहा, सब कुछ बेटे के नाम हो गया है, इसलिए बेटे और बहू दोनों के तेवर बदल गए हैं। सविता जी के चले जाने के बाद से वह पहले ही टूट चुके थे और अब बेटे और बहू के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण वह बीमार रहने लगे थे। गहना ने देखा अब यह बुढ़ा किसी काम का नहीं रहा तो उसने उन्हें अपने बगीचे में बागवानी का काम करने में लगा दिया। बगीचे में काम करके बाहर की हवा पाकर सुरेश जी का मन थोड़ा खुश रहने लगा और देखते ही देखते उनके बगीचे में एक से बढ़कर एक फूल खिलने लगे। गहना के आस पड़ोस के लोग बगीचे की खूब तारीफ करने लगे और गहना से पूछते कि उसने बागवानी का काम किससे करवाया, तो वह कहती उसके ससुर जी खाली पड़े रहते हैं तो वही कर देते हैं। उनकी पड़ोसन ने कहा, गहना मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, कल से तुम अपने ससुर को मेरे बगीचे में काम करने भेज सकती हो क्या। गहना बोली, बस 10,000? ना बाबा ना, बगीचे में कितना काम करना पड़ता है वह तो करने वाला ही जानता है। अगर 15,000 दोगी तो मैं ही भेजूंगी। पड़ोसन बोली, अच्छा ठीक है भेज देना। उससे 15,000 ले लिए और अपने ससुर को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेज दिया। सुरेश जी ने सोचा, जैसे अपने घर में काम कर रहा हूँ वैसे ही पड़ोस में घर करने में क्या फ़र्क पड़ता है। फिर पूरे 10 दिनों तक उस बगीचे में वह काम करते रहे, तब उनका बगीचा हरा भरा हो पाया। अब तो सुरेश जी के बागबानी के चर्चे आसपास के सभी लोगों के घर में होने लगे
और गहना सभी के घरों से पैसे बढ़ा बढ़ा कर किसी से 20,000 तो किसी से 10,000 के लिए सुरेश जी को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेज दिया करती थी। लेकिन वह पैसे लेने वाली बात सुरेश जी को नहीं बताया करती थी और सुरेश जी ने कह दिया था कि मैं किसी के घर काम करने नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे रोज़ बुखार भी रहता है। मैं रोज़ दवाइयाँ खाकर काम पर तो चला जाता था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। गहना अपने ससुर की बातें सुनकर आग बबूला हो गई और उसने चिमटा गरम किया और बोली, बुढ़े काम पर जाएगा या नहीं? बोल, वरना इस गरम चिमटे से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सुरेश जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं कह दिया। फिर क्या था, गहना ने गुस्से में सुरेश जी को गरम चिमटे से चकाचक मार दिया और गहना गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, बुढ़े, मैंने 4 घरों से एडवांस में पैसे ले लिए हैं और अगर तूने काम नहीं किया तो मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बहू की बातें सुनकर सुरेश जी दंग रह गए। मतलब बहू, मुझे पैसों के लिए ज़बरदस्ती लोगों के घर बगीचे में काम करने के लिए भेजती थी तुम? मैं सोचता था कि वह उनकी मदद कर रही हो। अब सुरेश जी को अपनी बहू की करतूत पर घिन आने लगी थी। वह मार का अपमान नहीं सहन कर पा रहे थे। उन्होंने रोते हुए अपने कुछ कपड़े, कुछ ज़रूरी पेपर एक पोटली में बांधे और बिना किसी को बताए घर से निकल गए। उसी समय उनका बेटा अपने दफ्तर से घर वापस आ रहा था। अपने घर में मेन गेट पर दोनों बाप बेटू की मुलाकात हुई, लेकिन अजय ने पूछा भी नहीं कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, और ना ही सुरेश जी ने उसे कुछ बताया वह वहाँ जा रहे हैं। उस दिन अजय को किसी ने रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया था। उसने अजय को भेज दिया और उसे अब वह ब्लैकमेल करने लगा था और वहाँ उतना पैसा नहीं था तो वीडियो बॉस को दिखा दिया, जिससे वह नौकरी से हाथ धो बैठा। ऐसा कौन कर रहा है अजय नहीं जानता, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वह अपने कमरे में गया, धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। उधर गहना मन ही मन खुश हो रही थी कि बुढ़े से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूटा। अजय ने उस दिन गहना को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब ऑफिस गया तो उसे फिर से वही अनजान नंबर से फ़ोन आया और उसने अजय से 20,000 रुपये मांगे। तो अजय ने सोचा कि 20,000 की तो बात उसे देकर उसका मुंह बंद कराया जा सकता है। उसने दूसरे दिन उसे 20,000 दे दिए, लेकिन अब वह अनजान व्यक्ति हर 10 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद कभी 20,000 तो कभी 25,000 रुपये की डिमांड किया करता था। और अजय अपने घर से, जो कि गहना लोगों के घर से बागबानी के पैसे सुरेश जी के काम पर करवा कर लेती थी, वही पैसे उसे दे रहा था। वे दोनों एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे। दूसरी तरफ कमज़ोरी के कारण मंदिर के दरवाजे के पास जाकर सुरेश जी बेहोश हो गए। उस मंदिर के बहुत ही श्रद्धालु लोग थे, क्योंकि वहाँ की मान्यता थी कि वहाँ भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से जाते थे और जो इच्छा होती थी उनकी वह इच्छा ज़रूर पूरी करते थे। सुरेश जी को जब किसी ने बेहोशी की हालत में देखा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ हड़कंप मच गया। उन्हें सरदारों में से एक डॉक्टर भी था, उसका नाम रोशन भार्गव था। उस डॉक्टर ने सुरेश जी को देखा तो समझ गया सुरेश जी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, इसलिए वह बेहोश हो गए हैं। उन्हें अपने अस्पताल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें उसमें लेकर गया। अपने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें एक इलाज किया गया। 2 दिन के बाद सुरेश जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्होंने अपने आसपास लोगों से पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो वहाँ खड़ी एक नर्स ने बताया कि आप एक मंदिर के दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर गए थे और हमारे सर डॉक्टर रोशन भार्गव आपको यहाँ लेकर आए हैं और आपका इलाज किया है। नर्स ने पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? सुरेश जी क्या बताते कि वह कहाँ ही रहते हैं, क्योंकि वह कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बस इतना ही पूछा, मेरी पोटली कहाँ है? तभी नर्स ने उंगली करके इशारा करते हुए बताया कि आपकी पोटली वहाँ सुरक्षित रखी है और सारा सामान भी सुरक्षित है। सुरेश जी ने नर्स को डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई।
तो नर्स ने डॉक्टर के कैबिन तक उन्हें पहुंचा दिया। सुरेश जी डॉक्टर के पैरों में जाकर गिर गए। तभी डॉक्टर उठते हुए बोले, अरे अंकल, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं और आप मेरे पैर कैसे छू सकते हैं? पाप का भागीदार बना रहे हैं आप मुझे। सुरेश जी बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा तुमने जो इस बूढ़े की आज जान बचाई है, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 10 रुपये भी नहीं हैं बेटा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कहीं मजदूरी करके तुम्हारे पैसे जमा कर दूंगा और अपनी फ़ीस और दवाइयों के पैसे ज़रूर देकर जाऊंगा। तभी रोशन उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर आराम से बिठाते हुए बोला, अंकल आपसे पैसे की बात किसने की? उसने तुरंत बेल बजाई। नर्स दौड़कर अंदर आई। डॉक्टर ने नर्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे की बात करने की? किसने कहा था इनसे पैसे लेने के लिए? नर्स वही खड़ी थर थर काँप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं मिल पा रहा था। तभी सुरेश जी अपनी जगह से उठे और डॉक्टर साहब को बोले, उसे शांत कराते हुए, अरे बेटा, इन्होंने मुझसे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यह तो मैं ही आपसे कह रहा हूँ। इतना तो मुझे भी पता है ना कि अस्पताल का बिल कितना होता है। सुरेश जी की बातें सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा शांत हुए और नर्स को वहाँ से जाने के लिए कहा। सुरेश जी से माफ़ी मांगने लगे और बोले, सुरेश अंकल, आप मेरे पिता समान हैं और जैसे ही आपने पैसे की बात की ना, तो मुझे लगा कि उसने आपसे पैसे के लिए कुछ कहा होगा। सुरेश जी आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखने लगे और बोले, बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक किसी को अपना नाम भी नहीं बताया। फिर तुमने मुझे कैसे जाना कि मेरा नाम सुरेश है? तभी ऐसे मुस्कुराकर बोले, अंकल आप वही मसीहा हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं आज इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। सुरेश जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं बेटा, तुम कौन हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अभी डॉक्टर रोशन ने उन्हें याद दिलाया, अंकल याद कीजिए, 10वीं के पढ़ाई करने के लिए मैं ज़िद कर रहा था। तब मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे पढ़ा लिखा पाते, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं वहीं खड़ा खड़ा रो रहा था। मेरे पापा मुझे गालियाँ दे रहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तक पैसे नहीं हैं, तुझे पढ़ाई करनी है। अपनी ड्यूटी वापस कर रहे थे और 11वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए थे आपने मुझे दिए थे। एक आपकी ही मेहरबानी की वजह से आज मैं इतने बड़े डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ पाया हूँ। मेरे पिताजी तो मुझे डॉक्टर बना हुआ नहीं देख पाए क्योंकि वह मेरे बनने से पहले ही भगवान को प्यारे हो चले थे, लेकिन भगवान ने पिता के रूप में आपको मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया है। कहकर वह अपनी कुर्सी से उठा और सुरेश जी के पैर छूने लगा। सुरेश जी को बहू की मारने वाली बात याद आ गई। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। रोशन ने फिर पूछा, अंकल आजकल आप कहाँ रहते हैं और अजय क्या करता है? सुरेश जी बोले, बेटा यह खुला आसमान यही मेरा घर है और अजय अब क्या कर रहा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। सुरेश जी की बातें सुनकर रोशन दंग रह गया। उसने सुरेश जी से पूछा, अंकल आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ पूरी बात विस्तार में बताइए ना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो लग ही गया है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तभी तो आज 3 दिन हो गए हैं, अजय ने एक बार भी आपके बारे में नहीं पूछा और ना ही आपसे मिलने आया और मंदिर में भी आप अकेले ही आए थे। प्लीज़ अंकल आपके साथ क्या हुआ है बताइए ना। तभी सुरेश ने सारी बातें डॉक्टर रोशन को बता दी और बेटा बहू उनके साथ क्या क्या करते थे वह सब कुछ भी। सुरेश जी इतनी बुरा बर्ताव की बातें उन्हें बताते रहे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। उसने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर जाकर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। जब अपने ही पराए हों तो फिर किससे आस की जा सकती है।
तब ऐसे में उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी आप ऐसा मत कहिए। जिस प्रकार हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह सब लोग भी बराबर नहीं होते। वह बड़ा संकोच करते हुए बोला, बेटा तुम मुझे अपने पिता समझकर खुशी खुशी अपने पास रख लोगे और मेरी शायद सेवा भी कर लोगे, लेकिन क्या बहू इस बात के लिए मानेगी? अंकल आपने अपनी बहू को अभी देखा ही कहाँ है? वह तो एक अनाथ लड़की है। वह तो हमेशा यही चाहती थी कि उसे माँ बाप के रूप में सास ससुर मिले, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था शायद। माँ है, लेकिन पापा तो मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अगर आप मेरे साथ हमारे घर चलेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा जिसको खुशी होगी वह होगी आपकी बहू निशा, क्योंकि उसे माँ बाप का प्यार क्या होता है यह जानने की बहुत इच्छा है। अगर आप उसे पापा के रूप में मिल जाएंगे तो उसे उससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगी। रोशन की बातें सुनकर सुरेश जी निश्चिंत हो गए। उनके घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर चला गया। अब सुरेश जी के घर पहुंचने से पहले ही रोशन ने घर पर फ़ोन करके निशा को सारी बात समझा दी थी। इधर सुरेश जी को एक होटल में ले जाकर मस्त खाना खिलाया और नया कुर्ता पजामा पहनने के लिए दिया, जैसे उनका बचपन ही लौट आया हो। इनके परिवार वालों से मिलने के लिए वह बहुत ही उत्सुक थे। शाम हुई, रोशन सुरेश जी को अपने घर लेकर आया। सुरेश जी ने देखा कि रोशन का घर लाइटों से सजा हुआ है, दरवाजे के पास दिए जलाए हुए हैं और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। इनकी माँ कमला जी पूजा करने बैठी हुई थी। उसी समय रोशन की कार उनके बरामदे में जाके रुकी। रोशन के बच्चे पापा आ गए, दादू आ गए कहते हुए बाहर निकले। दोनों बच्चे एक अपने पापा को तो एक सुरेश जी को पकड़ लिया और अंदर लाए। दरवाजे में निशा ने दोनों की आरती की। उसने रोशन और सुरेश जी की आरती उतारते हुए उन्हें चंदन और चावल का टीका लगाया। उनके साथ साथ उनके बच्चे सोनू और मोनू तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सभी लोगों ने घर के अंदर साथ में प्रवेश किया। सुरेश जी ने जैसे रोशन के घर में हॉल में प्रवेश किया, उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग में आ गए हैं। उन्होंने हॉल को ऐसा सजाया था कि उसकी सुंदरता देखने को ही बनती थी। जब थोड़ी देर बाद कमला जी पूजा करके सभी को प्रसाद देने आई, तो सुरेश जी को कई दिनों बाद देखकर तो वह उन्हें कुछ पहचान ही नहीं पाई। फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही वो लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे, सुरेश जी को अपनी बहू द्वारा कहे गए वह कड़वे शब्द याद आ गए। उनकी आंखों में तो आंसू वापस आ गए। कमला जी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ कमी रह गई है क्या हमारी खातिरदारी में? सुरेश जी ने कहा, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कमला जी बोली, भाई साहब बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। अब आप बीती बातों को भूल जाइए और उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। कमला जी के ये शब्द सुनकर सुरेश जी के लिए मन में कुछ संजीवनी का काम कर गई। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू की और कड़वी बातों को अपने ऊपर हवा भी नहीं होने दी। अब तो सुरेश जी रोशन के बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते और बाकी समय धार्मिक किताबें पढ़ते। जाति के पंडित होने के कारण लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते। पास के गार्डन में सुबह शाम जाने लगे। धीरे धीरे उनके ढेर सारे दोस्त भी बनने लगे। अब सुरेश जी सबके साथ मिलकर योग, ध्यान व भजन कीर्तन करने लगे और अपने पिता व दादाजी की तरह ही प्रसिद्ध हो गए। अब हर घर में अपनी अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए और देखते ही देखते देखते सुरेश जी एक नामी पंडित और समाज सेवी बन गए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हमें किसी भी उम्र में हार नहीं माननी चाहिए और अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।